जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। आप सभी प्यारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी आपका माइनर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कम्प्लीटली तरीके से देखने वाले हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पूरी 60 पेज की ये PDF है। आपको अगर PDF चाहिए तो आप PDF खरीद भी सकते हैं, वरना मैं आपको पूरी वीडियो देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, बात करें अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान है, इसका अडॉप्शन हुआ था 26 नवंबर को 1949 में। ठीक है, 1949 में इसका अडॉप्शन हो चुका था। फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया 26 जनवरी 1950 में। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों लगी। ठीक है, तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, ब्रिटिश रूल में 1909 में, ठीक है, हमने इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया था। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था 1990 में। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है सेल्फ गवर्नेंस का, यानी कि हमें अपनी कंट्री पे खुद से रूल करना है। तो हमें यहाँ से आइडिया मिला था सेल्फ गवर्नेंस का। ठीक है, उसके बाद कुछ और प्लान आए, जैसे कि क्रिप्स मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आए। इन्होंने हमें एक सभा का ग्राउंड वर्क तैयार करके दिया, एक प्लॉट तैयार करके दिया, जिससे कि फॉर्मेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, इन सब की सेल्फ गवर्नेंस के आइडिया के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारी कब फॉर्म हुई थी? 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या था, तो शुरुआत में इसमें 389 मेंबर्स थे, जो कि पार्टीशन के बाद 299 बचे थे। ठीक है, पार्टीशन के बाद हमारे पास कितने बचे थे? 299 मेंबर्स ही बचे थे। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बहुत ज़्यादा मदद किया, जो कि पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से सबसे पहले हैं हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी इम्पोर्टेंट थे और राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। इन्होंने प्रिंसली स्टेट को एक कंबाइन होने में, यूनाइट होने में इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड दी रेस्ट वन। ठीक है, अब क्या क्या स्टेप्स आए कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अडॉप्ट हुआ हमारे इंडिया में। ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारा एक सेशन लगा था। ठीक है, जिसमें कि हमने प्रपोज किया कि भाई हमें सेल्फ गवर्नेंस चाहिए। इसमें हमारा पहला सेशन लगता है 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, ये मीटिंग किसके अंदर हुई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हुई, और बाद में इनको रिप्लेस कर कर कौन आ जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं। ठीक है, इस कम्युनिटी के ये परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि इंडिया को एक विज़न देना था कि इंडिया कैसे एक सोवर्ण और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन सकता है, यानी कि ये खुद के लिए कैसे वर्क कर सकता है। इन्होंने ये मेन रेजोल्यूशन रखा था। ठीक है, फिर क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी का एक उद्घाटन हुआ, मतलब कि एक कम्युनिटी बनाई गई जिसमें कि हम कैसे अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ 29 अगस्त 1947 के समथिंग। ठीक है, इसमें क्या हुआ? ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चेयरमैन बना दिया गया। ठीक है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ 7 मेंबर्स थे। ठीक है, जैसे कि इसमें थे, एक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे चेयरपर्सन थे, वेरस अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे। ये टोटल करके 7 लोग इस कम्युनिटी में थे। अब इसका क्या हुआ? पब्लिक कंसल्टेशन भी लिया गया कि भाई कि इस कंसल्टेशन से बाकी लोग भी सहमत हैं या नहीं है। ठीक है, तो पब्लिक फीडबैक भी लिया गया, जिससे कि 2000 अमेंडमेंट हमको मिले कि ऐसे ऐसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना चाहिए। ठीक है, अब आता है कि भाई फाइनल कैसे अडोप्ट किया। सबकी बात सुनी गई, उसके बाद हमारा फाइनल अडोप्शन हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि 165 दिन और 11 सेशन के बाद हुआ, जिसका
26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया। ये हमारा फाइनल अडॉप्शन था 165 दिन के बाद 11 सेशन लगने के बाद, ठीक है। अब क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट में पूछ ले या फिर लॉन्ग में पूछ ले, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात कि लेंथ और डिटेल, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसने बोरोड प्रिंसिपल यानी अलग अलग कंट्रीज से इन्होंने प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया। जैसे हमने आयरलैंड से लिया था DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज से इन्होंने प्रिंसिपल बोरोड किए। पार्लियामेंट सिस्टम लिया कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से ली, यूनाइटेड स्टेट से। DPSP ली हमने कहाँ से, आयरलैंड से, ठीक है। तो ऐसे करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया हुआ है, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्लेक्सिबल है और रिजिड है, ठीक है। कंबाइंस फीचर ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन अलाउइंग अमेंडमेंट व्हेन नेसेसरी, मतलब कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एट द मोमेंट ऑफ द टाइम इसको हम चेंज कर सकते हैं या फिर अमेंडमेंट, नए अमेंडमेंट या रूल ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो हो गया वही का वही बना रहेगा, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। हमने अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। अब इसको लागू कब किया, ठीक है। तो लागू हमने इसको कब किया था, 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया था। और इसी दिन को हम कैसा मानते हैं, एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था और राजेंद्र प्रसाद जो थे पहले प्रेसिडेंट थे फ्री इंडिया के, ठीक है, जिन्होंने रिपब्लिक इंडिया जो है घोषित किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या क्या हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे देशों से कंबाइन होकर बना हुआ है। तो अब कौन कौन से देश से हमने क्या क्या लिया है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जनरली हम बोरोड डॉक्यूमेंट मानते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ दिया गया है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ हमने यहाँ से ले ली, कोई चीज़ यहाँ से ले ली, कोई यहाँ से ले ली, कोई यहाँ से ले ली, तो ये बीच में जो बन गया ना, ये कम्बिनेशन बन गया बहुत सारी चीज़ों का। तो यही हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, बहुत सारी कंट्रीज से हमने अलग अलग चीज़ ली है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 में आया था। इसमें हमने क्या बोरो किया था, फेडरल स्ट्रक्चर किया था, ठीक है। मतलब कि यूनियन के पास पावर होनी चाहिए, देन हमारे पास स्टेट के पास पावर होती है, देन लोकल बॉडीज़ के पास हमारे पावर होती है। ये फेडरल स्ट्रक्चर कहलाता है, जो कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया था, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे। फिर आता है हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। प्रोविज़न देता है ये सेंट्रल और स्टेट पब्लिक कमीशंस को कि वो कैसे फंक्शन करेंगे, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे हमारे शेड्यूल्स लगे कि कैसे क्या वर्किंग रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, ये इसमें डिस्कस किया गया। फिर है यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम से हमने यूके से क्या लिया, यूके से हमने लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। The President act as the constitutional head, by the real executive power lies in the Council of Ministers led by the Prime Minister। अब यहाँ पर हमने यूके से लिया कि भाई हमारी कंट्री का पहला मेंबर जो रहेगा वो रहेगा प्रेसिडेंट, वेयरएज जो पावर रहेगी, पावर किनके पास रहेगी, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रहेगी, ठीक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास हमारी पावर रहेगी, ठीक है। हेड कौन रहेगा, हेड रहेगा हमारे प्रेसिडेंट साहब, और पावर कहाँ रहेगी, प्राइम मिनिस्टर के हाथों में रहेगी। तो ये था हमारे यूनाइटेड किंगडम से जो कि हमने लिया। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ से ली वो है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। प्रिंसिपल दैट नो वन इज़ अबव द लॉ, मतलब कि लॉ से बड़ा, नियम से बड़ा कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है। जो रूल ऑफ लॉ है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे एक कोई भी आम व्यक्ति हो, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव पावर भी हमने यहाँ से ली यूनाइटेड किंगडम से, कि डिबेट के सेशन होंगे हमारे यहाँ पर, कोई भी नया अमेंडमेंट या कोई रूल पार्टी
के लिए क्वेश्चन आवर्स आपके पास होंगे, कमिटीज़ का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। और फिर हमने चौथी चीज़ यहाँ से ली सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि आप केवल एक ही राष्ट्र के सिटीजनशिप ले सकते हैं। ये हमने यूनाइटेड किंगडम से अडॉप्ट किया। अब देखते हैं हम बाई कैमरलिज्म, यानी कि डिवीज़न ऑफ द लेजिस्लेटिव इनटू टू हाउस। जो हमारी लेजिस्लेटर है उसका हमने डिवीज़न किया लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है। अपर हाउस लोअर हाउस ऑफ द बॉडी को हमने क्या बोला, बाई कैमरलिज्म बोला। तो ये थे हमारे कुछ बोरोड फीचर यूनाइटेड किंगडम से। अब हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिया, यूएसए। सबसे पहली चीज़ है मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट हमने यहाँ से ली। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मतलब कि कोई भी एक अथॉरिटी बैठेगी जो कि जुडिशियल न्यू रूल के अकॉर्डिंग उसको रिव्यू करेगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगी कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब कि जो आपका जुडिशरी है वो जस्टिस फ्री रहेगी, उस पर कोई भी ऊपर से ऑर्डर या कोई दबाव नहीं रहेगा लेजिस्लेटिव का या एग्जीक्यूटिव का, वो फ्री रहेगी, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रोसीजर टू रिव्यू द प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है फंक्शन कैसा करेगा, एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो ये हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया। अब आयरलैंड से लिया हमने डीपीएसपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। ये शॉर्ट में आ जाता है डीपीएसपी के बारे में बताइए, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये हमारे पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि हमारे स्टेट वेलफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया, ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अडॉप्टेड द आयरिश सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। अब हमने कनाडा से के लिया। कनाडा से बात करें, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि जो सरकार सत्ता सेंटर में है वो उसका पलड़ा कैसा रहेगा, भारी रहेगा, मतलब कि उसके पास ज़्यादा पावर रहेगी, ठीक है। हमारे भारत में जो है यूएस से ज़्यादा फेडरलिज्म सेंटर माना जाता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ली हमने रेसिड्यूरी पावर, वेस्टेड इन द यूनियन गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, स्ट्रेंथन्स द सेंट्रल अथॉरिटी ओवर स्टेट, यानी कि जो गवर्नमेंट अपॉइंट होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, मोदी जी के द्वारा भी होंगे, जैसे कि वो सेंटर पर राज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कहाँ से लिया हुआ, कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से हमने कुछ चीज़ें ली, जैसे कि हमने कंकरेंट लिस्ट ली, जिसमें कि यूनियन और स्टेट के लिए दोनों के लिए फ़ायदा था। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया, जॉइंट सिटिंग प्लान लिया हमने पार्लियामेंट का ऑस्ट्रेलिया से, ये हमने बोरो किया, ठीक है। फिर आता है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया, इमरजेंसी प्रोविज़न लिया कि आप फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन कर सकते हैं एक नेशनल इमरजेंसी में। इंदिरा गांधी के समय पर जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी तो वहाँ पर क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका प्रोविज़न किया गया, ठीक है। आप उनका सस्पेंशन किया गया, ठीक है। अब आपने सोवियत यूनियन से क्या लिया, यूएसएसआर, ठीक है। रसिया से क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली, यानी कि मूल अधिकार लिए, जो कि पार्ट 4 में दिए गए हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं किसकी, हर सिटीजन की हैं, ठीक है। प्लानिंग कमीशन लिया, जो कि अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। द आइडिया ऑफ सेंट्रल प्लानिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोवियत प्रैक्टिस, ये हमने कहाँ से लिया, रसिया से लिया। साउथ अफ्रीका से क्या लिया हमने, अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कैसे राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, ये हमने कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से ब्रोर किया। अब हम बात करें जापान से, हमने क्या लिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, कंसेप्ट रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी एंड द लीगल सिस्टम, ठीक है। लॉ का फंक्शन यही रहेगा कि जुडिशरी जो रहेगी वो फ्री रहेगी आपकी एग्जीक्यूटिव पावर से, और आपकी लेजिस्लेटिव पावर से हमारी जो है जुडिशरी फ्री रहेगी। ये हमें जापान वाले से मिल गया। अब फ्रांस वाले से क्या मिलता है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपने अगर प्रीएम्बल पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की बुक्स में दिया रहता है शुरू में, ठीक है। प्रीएम्बल क्या है, हमने कहाँ से कुछ उसके फीचर्स हमने फ्रांस से लिए, जैसे कि लिबर्टी हो गया आपका, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, ये हमने प्रीएम्बल के कुछ शब्द कहाँ से लिए, फ्रांस से लिए, ठीक है।
आपने जैसे पढ़ा हो तो उसमें दिया रहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist सेकुलर करके ऐसा ही है वो पूरा, आपने पढ़ा हो, मुझे याद नहीं है अभी। तो ये सब कहाँ से मिला हमें? फ्रांस से मिला, ठीक है। कुछ अदर सोर्सेज से भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपनाया, जैसे कि इंडियन पेनल कोड हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ से लिया। सिविल प्रोसीजर कोड हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश कॉलोनियल से लिया, ठीक है। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें ली। ये थे हमारे कुछ अलग अलग कंट्रीज से लिए गए अडॉप्टेशन, ठीक है। अब हम कुछ बात करें कि स्पेशल फीचर्स क्या हैं और नेचर क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये क्या है? सबसे पहले हम बात करें कि हमारा नेचर कैसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, जिसमें 470 आर्टिकल हैं भाई, लिख लेना है इसको कॉपी में। 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं। आपका लॉन्ग में आंसर आएगा ना, तो उसमें ये कंटेंट आपको मिलेगा कि यह हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है? 470 आर्टिकल, 25 पार्ट, 12 शेड्यूल 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है। यह हमें क्या देता है? गवर्नेंस, फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में देता है, ठीक है। फिर नेचर की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? सवर्न है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सब की मीनिंग ये दिए गए हैं। सवर्न का मतलब होता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट है, कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल उसको अफेक्ट नहीं करेगा। सोशलिस्ट, एम्फेसिस ऑन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस, सभी लोग इक्वल हैं, सोशली जस्टिस आपको प्रोवाइड की जाएगी। इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन बाय द सेस, यानी कि आप कोई भी रिलीजन को बढ़ावा दे सकते हैं, कोई भी आपका रिलीजन पर कोई वो नहीं है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। डेमोक्रेटिक, इंडिया गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि लोकाधार है, हम लोग वो वोट देते हैं तो इंडिया की गवर्नमेंट बनती है, तो डेमोक्रेटिक है। रिपब्लिक है, द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होता है, ना कि किसी फैमिली का मेंबर होता है जो पहले से राज कर रही है। अब हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल होता है, ठीक है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल सिस्टम शो करता है, जिसमें सेंटर के पास जो है ज़्यादा पावर होती है, फिर हमारी पावर आती है स्टेट्स के पास, देन लोकल बॉडीज़ में वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये होता है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। और हमारा देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब कि अमेंडमेंट्स जो होते हैं बाद में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी कि सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 है, ये हमें क्या करता है? रिजिड यानी कि स्पेशल मेजॉरिटीज़ और फ्लेक्सिबल यानी कि सिंपल मेजॉरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर 6 नंबर का पॉइंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया कैसा एक पार्लियामेंट्री मॉडल है, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। फिर है हमारा 7 पॉइंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो जुडिशरी मैंने पहले भी बताया है, आपकी एग्जीक्यूटिव पावर से और लेजिस्लेटिव पावर से फ्री रहती है, यानी कि इनका कोई भी प्रभाव हमारी जुडिशरी पर नहीं रहता है। कोई भी आपका नेता या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी जुडिशरी को अफेक्ट नहीं कर सकती है। जो सच होगा या फिर जो जुडिशली करेक्ट होगा वही माना जाएगा, ठीक है। अब स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहला लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ग्लोबली लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे गवर्नेंस, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। फिर दूसरा इसमें प्रियम्बल है, जो कि डिक्लेयर करता है इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हाईलाइटिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल। मैं थोड़ा भूल गया हूँ अभी प्रियम्बल, मुझे याद है थोड़ी, मतलब जब एनसीईआरटी की बुक मैं पढ़ा करता था उस टाइम पे का थोड़ा याद है। वो कुछ ऐसा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सवर्न, सोशलिस्ट, सेकुलर
ऐसे ही करके है, मुझे पूरा याद नहीं है वो। तो ये हमारा प्रीएम्बल है, आप पढ़ के देख लेना, एनसीईआरटी में हर बुक में दिया गया है, ठीक है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्ट 3 में दी गई हैं, जो कि हमें 6 मेजर फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करती हैं। किसके लिए? फ्रीडम के लिए, यानी कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 में है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आर्टिकल 32 क्या है, तो आर्टिकल 30 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अब देखिए डीपीएसपी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पार्ट 4 में दी गई है, नॉन जस्टिसेबल गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इंश्योरिंग इक्वल पे प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, यानी कि सोशली आप सब इक्वल रहेंगे, सबको एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, और इनइक्वालिटी का जो समय था उसको निकाल कर इक्वल सब लोगों को ट्रीट किया जाना चाहिए। मतलब कि एक स्टेट जो है उसका ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट आपको देखना है। फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 42 अमेंडमेंट में आई थी, जो कि 1976 में हुआ था, जिसने मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन टू अपहोल्ड नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जो कि आर्टिकल 51A भी है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब यूनिक ब्लेंड ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर, हमारे भारत में क्या है, सेंटर जो है पावरफुल रहता है, यानी कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो पावरफुल रहेगी, ठीक है। और यूनिटरी फीचर्स भी देता है, जैसे कि आप एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं, सेंटर आपका कैसा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, इमरजेंसी प्रोविजंस भी लग सकते हैं, जो कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सस्पेंशन करते हैं, ठीक है। चलिए, अब है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फिर है सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजंस, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सिंगल सिटीजनशिप है, इमरजेंसी के प्रोविज़न है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, ये आ जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब होता है एवरी इंडियन सिटीजन अबव 18 ऑफ एज हैज़ द राइट टू वोट, यानी कि आपको पता होगा 18 ईयर के अगर आप हो गए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इंडिया में वोट डालना है, अगर इलेक्शन आपके उस टाइम पर हो रही हैं, ठीक है। वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, और कोई भी उसका इकोनॉमिक स्टेटस हो, उसका ये राइट बनता है कि अगर वो 18 एज का हो चुका है तो वो इंडिया में वोट कर सकता है, ठीक है। इसको आपको पता ही होगा कि 18 साल हमारे यहाँ पर एज है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है। ये एक टेक्निकल टर्म है, इसको याद करना। अब हमारे इंडिया में जो है स्पेशल प्रोविजंस मिलते हैं माइनॉरिटी और बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है, जो कि आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 में है कि ये हमारे माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको एजुकेशनल राइट दिलाते हैं, उनको कल्चरली सोशल बनाते हैं, ठीक है। उनको रिजर्वेशन मिलता है हमारे एजुकेशन में, देन आपके एम्प्लॉयमेंट में, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं इनको प्रोविज़न मिलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी प्रोविज़न्स मिलते हैं। आर्टिकल नंबर 15 और 16 में ये सब दिया गया है, ठीक है। अब हमारे इंडिया में सेकुलरिज्म है, ठीक है, मतलब कि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई भी हमारे धर्म चूज़ कर सकता है, कोई भी पीपल, ही इज़ फ्री फ्रॉम द रिलीजन, ही कैन चूज़ एनी रिलीजन विच एवर ही वॉन्ट्स टू, ठीक है। तो ये हमारे सेकुलरिज्म है। सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे भारत में, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, पहले भी बताया मैंने, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव से फ्री रहेगी, ठीक है। और हमारा भारत जो है स्पेशल स्टेटस देता है किसके लिए, स्टेट्स के लिए। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में देखिए, सर्टेन स्टेट जम्मू कश्मीर बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड रीजन्स that is the northeast under article 371 are granted special provision to address their unique condition। जम्मू कश्मीर में पहले क्या था, जब आर्टिकल 370 नहीं आया था, वहाँ का एक अलग प्रोविज़न था, अलग कंडीशन थी, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि स्पेशल स्टेटस स्टेट को मिलता है,
ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने 25 मिनट की वीडियो देख ली, जिसमें हमारे 12 पेज कंप्लीट आराम से हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको जो है हम कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।